के प्रयोग में यंग के प्रयोग में यंग के प्रयोग में स्लिटो S1 तथा S2 स्लिटो S1 तथा S2 से चलने वाली स्लिटो S1 तथा S2 से चलने वाली प्रकाश तरंगों के बीच कलांतर पाई/3 तथा पाई/2 हो तो अधिकतम एवं न्यूनतम तीव्रता का अनुपात ज्ञात कीजिए। 1 मिनट अधिकतम न्यूनतम नहीं, तो तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी इस प्रश्न का जो मेन मोटो है वो ये है कि जैसे स्लिट है यंग, यहाँ पे 2 स्लिट लेते हैं, एक यहाँ और एक यहाँ, 2 स्लिट हो गया। और इस स्लिट के सेंटर से कुछ दूरी पर एक स्क्रीन है। ये एक स्लिट है S1 और एक स्लिट है S2। इन स्लिटों से पॉइंट P पर जो लाइट पहुंच रही है, इसके लिए कलांतर पहले फर्स्ट फेज के लिए दिया हुआ पाई/3 और सेकंड के लिए कलांतर दिया पाई/2। तो जो इंटेंसिटी यहाँ बनेगी I1 और एक इंटेंसिटी यहाँ बनेगी I2। इस I1 I2 का रेशियो पूछा गया, क्या होगा? व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ I1 एंड I2? I1 I2 का अनुपात पूछा गया है। तो मान लेते हैं कि जो ये स्लिट्स है इनके लिए जनरल इंटेंसिटी क्या है? I0। क्योंकि एक ही स्रोत से ये दोनों तरंगे यहाँ पहुँचती हैं, तो सबके लिए इंटेंसिटी क्या होगी? समान होगी। मान लेता हूँ वो समान तीव्रता का मान क्या है? I0 है। तो यहाँ पहले स्लिट से जो तरंग जा रही है कितने कलांतर पे जा रही है? पाई/3। दूसरी वाली पाई/2 पे। फिर दोनों जाके यहाँ अतिव्यापित होंगी, यानी सुपरपोज होंगी। उसके बाद दोनों के द्वारा यहाँ पर जनरेशन होगी फ्रिंज की ना, तो एक की इंटेंसिटी कुछ और दूसरी की इंटेंसिटी कुछ और। तो दोनों तरंगों के लिए इंटेंसिटी का रेशियो पूछा गया है। हम लोग जानते हैं कि इंटेंसिटी I बराबर क्या होता है? I1 + I2 + 2 स्क्वायर रूट I1 इंटू स्क्वायर रूट I2 इंटू cos ऑफ फाई। यहाँ पे जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो जब पाई/3 कलांतर होता है तब कितना होगा? I1 की जगह क्या लिखेंगे? I0। ये पहले स्रोत के लिए तीव्रता। I2 के लिए भी क्या लिखेंगे? I0। दूसरे स्रोत के लिए तीव्रता। दोनों स्रोतों की तीव्रताएं क्या है? एक समान। उसके बाद जो पैटर्न बनेगा उसमें तीव्रता अलग अलग होगी। प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट I0 इंटू स्क्वायर रूट I0 इंटू cos ऑफ फाई। यहाँ से एक फॉर्मूला बनेगा 2I0 इंटू 2 और 2 बार स्क्वायर रूट का गुणा करोगे सिर्फ I0 हो जाएगा इंटू cos फाई। और इन दोनों में 2I0 क्या है? कॉमन। तो 2I0 कॉमन लिया जाए तो क्या बच रहा है? 1 + cos फाई। अब जो ये I0 है ये दोनों स्लिट के लिए क्या है? कांस्टेंट। जितनी इंटेंसिटी पहले स्लिट के लिए उतनी ही इंटेंसिटी दूसरी स्लिट के लिए है। तो ये जो 2I0 वैल्यू आप देख रहे हो, पूरा 2I0 क्या है? कांस्टेंट है। और अगर ये कांस्टेंट हटाएंगे तो इंटेंसिटी शेष जो टर्म बच रहा है उसके प्रोपोर्शनल में हो जाएगा। यानी I इज प्रोपोर्शनल टू 1 + cos फाई। I इज प्रोपोर्शनल टू 1 + cos फाई। अब इसमें 2 केस है। फर्स्ट केस है जब when पाई बराबर पाई/3, तब इंटेंसिटी क्या लिखें हम? मान लो A मान लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू 1 + cos पाई/3। और जब कलांतर कितना दिया हुआ? पाई/2।
तब इंटेंसिटी को बी मान लेते हैं। तो इसे लिखेंगे 1 प्लस कास पाई बाई 2। दोनों का अनुपात पूछा है। जब प्रोपोर्शनलिटी लगाते हैं ना तो अनुपात सीधा वैल्यू के बराबर होती है, 1 प्लस कास पाई बाई 3 एंड बटे 1 प्लस कास पाई बाई 2। तो आई ए ओवर आई बी बराबर 1 प्लस कास पाई बाई 3 का मतलब कितने अंश? 60 अंश। 60 कास 60 का मान 1/2 होता है। कास 60 की वैल्यू 1/2 और 90 का 0, पाई बाई 2 मीन्स 90। तो आई ए बाई आई बी की वैल्यू क्या मिलेगी? 2 1 कम 2 1, 3/2, 1 में 0 जोड़ेंगे 1 आएगा। तो आई ए बटे आई बी बराबर 3/2। तो आई ए अनुपात आई बी बराबर क्या होगा? यानी जो इंटेंसिटी का रेशियो है वो 3 और 2 का होगा। इसमें से आपके लिए एक रिजल्ट जो हमेशा याद रखना चाहिए वो ये है, आई प्रोपोर्शनल टू 1 प्लस कास 5। जब आयाम ना दिया गया हो, केवल कलांतर दिया हो, तो तीव्रता निकालने के लिए इस रिजल्ट का आप उपयोग करेंगे। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। ये आपके यंग स्लिट का बेसिक क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब इसके बाद आपको बताएंगे कि अगर हम इस S1 स्लिट के बीच में यहाँ कोई माध्यम रख दें, जैसे कांच की कोई पट्टी रख दें या जल रख दें, तब ये विस्थापन कितना होगा फ्रिंजों का, एक नया पोजीशन सीखते हैं। जिसे आप नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं आपको। आप हेडिंग लगाइए। देखिए, एक टॉपिक और इसमें पढ़ना है यंग वाले में कि स्लिटों के मार्ग में स्मॉल टी मोटाई का पारदर्शी माध्यम रखने पर फ्रिंज का विस्थापन, ये हेडिंग है। हेडिंग लगाइए। स्लिटों के मार्ग में स्मॉल टी मोटाई का पारदर्शी माध्यम रखने पर फ्रिंज का विस्थापन। जल्दी से हेडिंग लगाइए। स्लिटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है और स्लिट से पर्दे की दूरी कैपिटल डी है, और इसी पर्दे पर हमको पैटर्न मिलेंगे, इंटरफेरेंस पैटर्न। ठीक है, व्यतिकरण फ्रिंजें प्राप्त होंगे। ये जो परिस्थिति बनी हुई है, इसमें इस स्क्रीन और स्लिट के बीच में क्या है? एयर या वैक्यूम, या तो एयर है या वैक्यूम है। तो ऐसे में इस पॉइंट P पर फ्रिंज बनेगी और एक लाइट यहाँ स्लिट S1 से चलेगी, एक तरंग यहाँ से गई, एक तरंग स्लिट S2 से जाएगी। ऐसे दोनों तरंगे जाकर यहाँ पर फ्रिंज बनाएंगी। अब वो डार्क भी हो सकता है या ब्राइट, वो डिपेंड करता है कि कलांतर क्या है, पथांतर क्या है, उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। वो आपको बताया गया है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव का। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि ये जो आप देख पा रहे हो स्लिट S1,
अभी एयर या वैक्यूम के लिए इसकी पोजीशनिंग यहाँ पे है, कितना डिस्टेंस है, मान लेते हैं यमवी है, एक्सियम है सेंट्रल से, जो केंद्रीय फ्रिंज है उससे एक्सियम डिस्टेंस पे है। अगर हम यहाँ पे एक स्लिट यूज़ करेंगे जो कि कैसा है, ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी, और इसकी थिकनेस कितनी है, स्मॉल टी, मोटाई स्मॉल टी है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हिंदी में अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक मान लेता हूँ कितना है इसका, n। तो जो स्पीड ऑफ लाइट यहाँ होगी एयर में, ये एयर है और ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है, अदर है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, प्रकाश का वायु में चाल होता है 3 × 10⁻, या इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, c। लेकिन जब मीडियम में ये होगा तब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो मीडियम में v लिखते हैं, v बराबर होता है c/n होता है। यानी जब मीडियम में ये इंटर करेगा तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, कम हो जाएगी, प्रकाश की चाल घट जाएगी। तो जो फ्रिंज यहाँ बन रही है अभी, ये फ्रिंज की स्थिति अब थोड़ा सा क्या होगी, चेंज, क्योंकि इससे अपवर्तन होगा ना प्रकाश का, और प्रकाश का अपवर्तन होगा तो ये लाइट बेंड हो जाएगी और ऐसे कहीं जाके मिलेगी यहाँ पे, और यहाँ से तो ठीक वही लाइट जा रही है, इसकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। ठीक है, बिना स्लिट के फ्रिंज कहाँ बन रही है, पी पॉइंट पे। जब स्लिट रखा गया तो लाइट जो ऐसे जा रही थोड़ा सा बेंड हो जाएगी और स्लिट यहाँ बनने लगा। ये मान लो पॉइंट है पी डैश और इसकी डिस्टेंस क्या है, एक्स डैश एम, ये नई स्थिति है। तो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ फ्रिंजों के बीच का वो कितना हुआ, यही इतना तो हुआ। इसे कहते हैं एक्स नॉट बराबर एक्सियम माइनस एक्सियम डैश, यानी एक फ्रिंज की स्थिति में से उसके विस्थापित फ्रिंज की स्थिति को घटा देंगे तो कितना विस्थापन हुआ फ्रिंजों के बीच का वो हमें प्राप्त हो जाएगा। ये रिजल्ट आपको याद रखना है कि फ्रिंज के बीच कितना विस्थापन होगा और नया पथांतर क्या होगा। देखो, अगर हम वायु में ये स्लिट ना कंसीडर करें, स्लिट को भूल जाएं, तो पथांतर क्या होता है, इन एयर, वायु में पथांतर क्या होता है, पथांतर में पथों का अंतर, यानी S2A माइनस S1 है। अगर P पॉइंट ले तो S2P माइनस S1P, यही तो लिखेंगे। तो यहाँ पे जब पथांतर था वो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करके निकाल लेते हैं, इसको A पॉइंट कहते हैं। अब इसके बाद अगर मीडियम यूज़ कर लिए तब पथांतर क्या होगा, इन मीडियम जो पथांतर होगा वो इस पथांतर S2P माइनस S1P से प्लस कैपिटल D बाई स्मॉल d n-1 × t इतना अधिक होगा एक्स्ट्रा। कैसे पे आप टिप्पणी नहीं करोगे, एक्स्ट्रा होगा इतना जानो। यस, तो जो नया विस्थापन यानी विस्थापन हुआ फ्रिंज का, वो फ्रिंज विस्थापन कितना हो रहा है, कैपिटल D बाई स्मॉल d n-1 × t, और ये x नॉट के क्या होगा बराबर, कैपिटल D बाई स्मॉल d n-1 × t। ये एक फॉर्मूला है जिसे आपको याद रखना चाहिए बोर्ड एग्जाम में। इस पे न्यूमेरिकल आ सकता है, केवल आंकिक प्रश्न। वो पूछ सकता है कि फ्रिंज कितना विस्थापित हुआ, ठीक है, एक क्वेश्चन। दूसरा, अगर विस्थापन देगा तो पदार्थ की मोटाई पूछ सकता है कि कितने मोटाई का स्लिट यहाँ प्रयोग किया गया है, या फिर अपवर्तनांक पूछ सकता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी की वैल्यू क्या है। जैसे यहाँ पे हम मान लें स्मॉल d की वैल्यू 1 मिलीमीटर है, × 10⁻³ मीटर,
कैपिटल डी पर्दे की दूरी 1 मीटर मान लो है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए 1.5 अर्थात ग्लास यूज़ कर लेते हैं कि ग्लास शीट है, और उसकी थिकनेस स्मॉल टी मोटाई को मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर में 10⁻²2 मीटर, ऐसा हम मान लें। दोनों स्लिटों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है, पर्दे की दूरी 1 मीटर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस ग्लास शीट को हमने चूँकि कांच मान लिया इसलिए 1.5 यूज कर सकते हैं, और जो थिकनेस है इसकी कितनी है 1 सेंटीमीटर, जो कि 10⁻⁻2 यूज़ कर सकते हैं। अगर ये डाटा आपके पास है तो फ्रिंज का विस्थापन क्या होगा? फ्रिंज का विस्थापन यानी x0 की वैल्यू आपसे पूछी गई है। इन डाटा को हम इसी इक्वेशन में रखेंगे, आंसर प्राप्त हो जाएगा। क्या क्या आएगा? x0 बराबर हो जाएगा, कैपिटल डी मीन्स 1 बाई स्मॉल डी 10⁻³ इंटू n-1 मीन्स 1.5 - 1 इंटू स्मॉल टी की वैल्यू 10⁻² है। क्या ये स्क्रीन पे है? चलो फिलहाल इसमें हम पुट करेंगे वैल्यू, तो ये 1.5 को 1 से लेस करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, और 10 की घात कितनी आएगी? यहाँ ऋण 2 है, ऋण 3 को अंश में ले जाएंगे, धन 3 हो जाएगा, तो +10 हो, यानी 1 घात आ जाएगी। और यह आंसर किस में होगा? मीटर में। 10 से गुणा करेंगे तो 5.05 हो जाएगा, यानी 5 मीटर का क्या होगा? विस्थापन हो जाएगा। नोट कर लीजिए। यस, जो फ्रिंज बन रही थी वो अब उस स्थिति से 5 मीटर दूर बनेगी।